नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का नई दिल्ली में आज से होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बड़े नेता लेंगे भाग। नेपाल के पोखरा में विमान हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। कहा, प्रदेश में लाए जाएंगे दुर्घटना में दिवंगत भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर। वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा पर निकला गंगा विलास क्रूज। बिहार में बक्सर पहुंचा। पर्यटकों ने बक्सर के रामरेखा घाट सहित अन्य पर्यटन स्थलों का किया दीदार। और 2 दिन खिली धूप के बावजूद मौसम ने ली सर्द करवट। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद प्रदेश के मैदानी इलाकों में सुबह शाम सर्द हवाओं से बढ़ी गलन और ठंड। और अब खबरें विस्तार से। आज से राजधानी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होने जा रही है, जहां बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित करीब 350 बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको जानकारी दे दें कि पीएम मोदी और जेपी नड्डा के संबोधन के साथ ही इस बैठक में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। बैठक के दौरान संगठन से जुड़े मुद्दों के साथ ही चुनाव वाले राज्यों पर भी चर्चा होगी, जहां बैठक स्थल पर 6 थीम पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री सहित कुल 350 बीजेपी के नेता शामिल होंगे। 2 दिनों की बैठक में आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव के साथ साथ संगठन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही चुनाव वाले राज्यों पर भी बैठक के दौरान खास चर्चा होगी। देश में जो अहम मुद्दे हैं उनकी चर्चा अलग अलग प्रस्तावों के द्वारा होगी। राजनीतिक प्रस्ताव होता है, आर्थिक सामाजिक प्रस्ताव होता है। पिछले दिनों में जो चुनाव हुए उसको लेकर चर्चा करते हुए आने वाले दिनों में जहां चुनाव होने हैं उसकी पूर्व तैयारी की भी चर्चा स्वाभाविकता की जाएगी। फिर लोकसभा प्रवास योजना हो, बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम हो, ऐसे अलग अलग जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर भी इस 2 दिवसीय बैठक में चर्चा होगी। बैठक के दौरान विभिन्न विषयों पर सत्र के साथ साथ पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन भी होगा। बीजेपी ने एनडीएमसी बैठक स्थल पर 6 अलग अलग थीम पर प्रदर्शनी भी लगाई है। इस प्रदर्शनी में सेवा, संगठन, समर्पण, विश्व गुरु भारत, सुशासन पर्व प्रथम, समावेशी सशक्त भारत जैसी कुल 6 थीम पर फोकस किया गया है। सेवा, संगठन और समर्पण ऐसा एक विषय उसमें लिया गया है। उसमें रक्तदान होगा, स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था हमने की है वो होगी, सामाजिक न्याय का संकल्प किया है, या फिर पर्यावरण के रक्षण के बारे में है, स्वच्छ भारत के कुछ है, या फिर तिरंगा अभियान जो हमने किया वो विषय उसमें लिया है। गौरतलब है कि गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पहली बैठक है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। नए भारत के लिए आधुनिक होते रेलवे के लिए आज एक और बेहतरीन दिन रहा है। देश में कल 8वीं वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली ये ट्रेन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ेगी और लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय करेगी। पीएम मोदी ने इस मौके पर रेलवे में किए जा रहे तमाम प्रकार के बड़े बदलाव का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र भी किया। कनेक्टिविटी का स्पीड से और इन दोनों का सबका विकास से सीधा संबंध है। कनेक्टिविटी अपने साथ विकास की संभावनाओं का विस्तार करती है। जहां जहां गति है वहां प्रगति है, और जब प्रगति होती है
तो समृद्धि तय है। ये पोंगल के शुभ अवसर पर 2 तेलुगु भाषी राज्यों को प्रधानमंत्री मोदी का खास तोहफा है। पीएम मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना की गई ये ट्रेन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली ये ट्रेन रेलवे का कायाकल्प करने के पीएम के विजन और सुविधाजनक और तेज रफ्तार यात्रा सुनिश्चित करने की रेलवे की प्रतिबद्धता का जीता जागता सबूत है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये ट्रेन नए भारत की आकांक्षा और सोच की प्रतीक है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो सब कुछ श्रेष्ठ चाहता है, उत्तम चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। आज शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय किया करेगी और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, राजमुंद्री और विजयवाड़ा, जबकि तेलंगाना में खम्मम, वारंगल और सिकंदराबाद स्टेशनों पर रुकेगी। देश में अब तक 8 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की जा चुकी हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत से आम लोगों और यात्रियों में जबरदस्त खुशी और उत्साह है। इस ट्रेन से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आम लोगों और व्यापारियों को तो सुविधा होगी ही, साथ ही क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में भी ये ट्रेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खास बात इस ट्रेन की है जो स्पीड को लेकर है, जो हम सभी को जर्नी को काफी आसान बना रहा है। बिल्कुल फ्लाइट वाला फील है, साथ में आपका व्यू भी बहुत बढ़िया है, आप आराम से देख पा रहे हैं, आपको कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं है और कंफर्ट सीट भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। नए फीचर्स के साथ, नए फ्लेवर के साथ वंदे भारत ट्रेन जो है वो बिल्कुल मुसाफिरों को गंतव्य तक ले जाने की कोशिश कर रहा है और जो मुसाफिर हैं वो गदगद हैं, रोमांचित हैं और जो भारतीय रेल का जो फिल्मों में जो क्रेज है उसकी सीटी और छुक छुक की आवाज, अब ये साउंडलेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन मुसाफिरों को आकर्षित कर रहा है, खूब लुभा रहा है। विशाल देश की रंग बिरंगी संस्कृति को जोड़ने वाली भारतीय रेल ने पिछले कई वर्षों में ऐतिहासिक प्रगति की है। वंदे भारत एक्सप्रेस उसी की बानगी है। वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से भारत में निर्मित और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस एक्सप्रेस में स्वदेश में ही निर्मित कवच सुविधा भी है जो रेलगाड़ियों को टकराने से बचाती है। नेपाल में कल सुबह एक दुखद विमान हादसा हो गया। काठमांडू से पोखरा जा रहे विमान के लैंडिंग से ठीक पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई। यात्रियों में 53 नेपाली नागरिक थे। इसके अलावा 5 भारतीय, 4 रूसी, 2 कोरियाई तथा आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और फ्रांस के एक नागरिक सवार थे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने आपात बैठक की और 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है जो पूरी इस घटना की जांच करेगी। इस हादसे के बाद नेपाल में सोमवार को 1 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। पड़ोसी देश नेपाल के दूसरे बड़े शहर पोखरा में एक यात्री विमान क्रैश हो गया। लैंड होने से ठीक पहले ही विमान क्रैश हो गया। जहाज में कुल 68 यात्री सवार थे। साथ ही सवार थे चालक दल के 4 सदस्य, यानी कुल 72 लोग। येती एयरलाइंस के इस विमान ने नेपाल की राजधानी काठमांडू से उड़ान भरी थी। करीब 12 मिनट बाद ही कंट्रोल रूम से इसका संपर्क टूट गया और कुछ ही देर में एक जोरदार धमाके की आवाज और वहां से उठते धुएं का गुबार। पोखरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और पुराने हवाई अड्डे के बीच बहती सेमी गंडक नदी के किनारों पर स्थित जंगल वाले इलाके में विमान ने कंट्रोल खो दिया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद विमान आग का गोला बन गया। उठती आग की लपटें और उसे काबू पाने के लिए मशक्कत करते स्थानीय लोग, लेकिन दुर्भाग्य से किसी को भी बचाया नहीं जा सका। This is very unfortunate. I think
We already expressed our condolences to all of the people, but the details have still to be arrived. पश्चिमी नेपाल के जिले कास्की के पोखरा में हुई इस दुर्घटना में 10 विदेशी नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है, जिसमें 5 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने लोगों की मदद के लिए 977-985-1107021 और पोखरा में संपर्क के लिए 977-9856-037699 नंबर जारी किया है। हम लोग धड़ाम से आवाज सुनी, घर में थे हम लोग। उसके बाद धड़ाम से आवाज आई, उसके बाद हम लोग निकल के छत के ऊपर गए तो फिर देखे धुआं। वहीं दुर्घटना पर नेपाल के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। उसके बाद एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो कि दुर्घटना के कारणों की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। नेपाल में बीते 3 वर्षों में कुल 6 विमान हादसों में 350 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते साल ही मई 2022 में तारा एयर का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। उससे पहले मार्च 2018 में यूएस बांग्ला एयरलाइंस द्वारा संचालित एक विमान काठमांडू एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 51 लोगों की मौत हो गई थी। नेपाल में हुई विमान दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इसमें भारतीय नागरिकों समेत काबलित हुए सभी लोगों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर तमाम बातें कही। तो वहीं इसी दौरान कवलित हुए लोगों के पार्थिव शरीर को राज्य में लाने की व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को विदेश मंत्रालय से समन्वय करते हेतु निर्देश भी दिए गए हैं। तो वही बनारस से डिब्रूगढ़ की यात्रा पर निकला गंगा विलास क्रूज बिहार के बक्सर पहुंच चुका है। गंगा विलास पर यात्रा कर रहे पर्यटक बक्सर के घाटों के दर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बक्सर के राम रेखा घाट के दर्शन किए। उसके बाद यात्रियों ने सीताराम उपाध्याय संग्रहालय का भी दौरा किया, जहां एमवी गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास में यात्रा करने वाले पर्यटक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक पर्यटक ने अपने अनुभव साझा करके भारतीय खानों और व्यंजनों की तारीफ की है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई है कि क्रूज में मांस, मछलियां, शराब आदि नहीं परोसे जाते हैं। Ahead of the cruise that we will not be served any fish, meat or alcoholic beverages, and that's totally fine because that's the experience we have been looking for. In the Indian cuisine, you do not really need any fish or meat. Vegetarian dishes are perfectly fine because you have the best ingredients in the world, spices that you combine into beautiful dishes such as poha, dal, for example, or your curries. So it has been an amazing experience, and we are looking forward to get more of these beautiful dishes for following few weeks. Also, you have the best fruits in the world, so we get very fresh and nice fruit juices, coffee, and your very world-famous tea such as chai masala. तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव और इस वर्ष राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी से गठजोड़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन से उन्हें नहीं बल्कि दूसरों को फायदा होता है और उनका वोट दूसरी पार्टियों को मिल जाता है। आगे उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां बसपा के साथ गठबंधन फैला रही हैं, इसीलिए इस मुद्दे को अभी से ही साफ कर देना जरूरी है। हमारी पार्टी समाज में विशेषकर गरीब, कमजोर, असहाय व अन्य उपेक्षित वर्गों के हित
एवं कल्याण के लिए हमेशा ही अति गंभीर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है, जिसके मुताबिक चलकर ही बीएसपी ने अपने नेतृत्व में यहाँ 4 बार यूपी में अपनी सरकार भी चलाई है। जो विचारधारा है तो जो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनसे बिल्कुल अलग है। हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है, एक मिशन भी है। ये सारी चीजों को देखकर हम लोग आगे कानपुर नगर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने खंड स्नातक क्षेत्र के प्रत्याशी अरुण पाठक और शिक्षक स्नातक एमएलसी प्रत्याशी वेणु रंजन भदौरिया के साथ केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव संचालन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 सीटों का चुनाव 30 जनवरी को होना है। बीजेपी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें 2 सीट कानपुर, उन्नाव और प्रयागराज झांसी शिक्षक की है। वहीं 3 सीट गोरखपुर, अयोध्या, मुरादाबाद, बरेली और कानपुर, उन्नाव स्नातक एमएलसी की है। जहां प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मतदाता बनवाने का कार्य किया है। हम लोग पूरी तैयारी से वोट डलवाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार सरकार कार्य कर रही है और कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर बीजेपी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। चुनाव का मतलब सिर्फ एक शिक्षक समाज को एक करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करवाना और उनके वोट से उनको ताकत देना ताकि उनकी मांगे, उनकी बातें वो मनवाई जा सकें। और सरकार हमारी वैसे भी संवेदनशील है शिक्षकों के मुद्दे पे। पढ़ा लिखा समाज बहुत बहुसंख्य संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। हर वर्ग की चिंता करना पार्टी का व्यवहार में वैसे भी आता ही है। पहली बार इस सीट पर चुनाव हो रहा है। मुझे विश्वास है कि ऐतिहासिक जीत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 सीटों का चुनाव 30 जनवरी को होना है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और हम प्रत्याशी घोषित करके चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें 2 सीटें शिक्षक की हैं, कानपुर, उन्नाव और प्रयागराज झांसी, और 3 सीटें स्नातक की हैं, गोरखपुर, अयोध्या, मुरादाबाद, बरेली और कानपुर, उन्नाव। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले 6-7 महीने में बहुत मेहनत की है, क्योंकि इन चुनावों में हमेशा हर वर्ष चुनाव से पहले नए मतदाता बनाए जाते हैं, नई मतदाता सूची बनती है। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मतदाता बनवाने का काम किया है और हम लोग पूरी तैयारी के साथ वोट डलवाने का काम करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत और हमने काम किया हमारी सरकारों ने, उसके आधार पर भाजपा बड़े अंतर से चुनाव। आगरा में मकर संक्रांति पर्व पर इत्मा-उद-दौला स्मारक के पार्श्व में यमुना रिवर व्यू पॉइंट पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया। पतंग महोत्सव में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं और शहरवासियों द्वारा भाग लेकर आकाश में जमकर पतंगे उड़ाई गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री द्वारा भी पतंग उड़ाकर और चरखी चलाकर पेचे लड़ाए गए। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पतंग केवल एक खेल ही नहीं बल्कि एक संदेश भी है। उन्होंने कहा कि इस संक्रांति पर्व पर पतंग प्रतियोगिता के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण, स्वच्छता, वृक्षारोपण के बारे में आकाश में पतंग उड़ाकर संदेश दिया गया है। जुगल श्रुति जी उनकी टीम के द्वारा आज यमुना के इस किनारे पर मकर संक्रांति और लोहड़ी के शुभ अवसर पर पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और पतंग केवल एक खेल नहीं है, ये एक संदेश है जिसके द्वारा उन्होंने वृक्षारोपण के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, पर्यावरण बचाओ के बारे में, ग्रीन गैसेस के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में, गिरते हुए भूजल स्तर के बारे में एक संदेश देने का काम किया है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसा करके हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म और खासतौर से साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक परंपराएं और रीति रिवाजों का पालन करना चाह रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें जानी चाहिए। आज पूरे देश में अलग अलग नाम से, कहीं लोहड़ी है तो कहीं मकर संक्रांति है, कहीं ओणम है तो कहीं पोंगल है, लेकिन पूरा देश किसी न किसी रूप में आज अपनी सांस्कृतिक विरासत को संवर्धन करने का काम
तो वहीं वाराणसी में कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के तत्वाधान में महाराष्ट्र भ्रमण जा रही वैन को रविवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें पूर्वांचल के 20 एफपीओ शामिल हैं, जिनमें 11 एफपीओ बनारस मंडल के हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एपीडा द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार के भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि किसानों और किसान संघों को कृषि उत्पाद निर्यात से जुड़ी जानकारियां हासिल हो सके। 15 से 21 जनवरी तक आयोजित ये यात्रा किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। किसान नासिक, मुंबई इन सभी जगहों से निर्यात के क्रियाकलापों को बारीकी से सीखेंगे तथा वापस आकर गांव-गांव में किसानों को जानकारी देंगे। एपीडा जो हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन संस्था है भारत सरकार की, एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट का प्रमोशन करवाती है, उसी के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश के एफपीओ जो है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं हमारे, उन फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स के जो लोग हैं उनको एक्सपोजर विजिट पे भेज रहे हैं। वो लोग नासिक जाएंगे, वाशी में जाएंगे और मुंबई के पास जहाँ से एक्चुअल एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का होता है वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ के एफपीओ कैसे काम कर रहे हैं वो नासिक में देखने को मिलेगा। साथ ही उनकी वास्तविक में वस्तुएं भेजी हुई कैसे एक्सपोर्ट होती हैं उसका सारा प्रोसेस देखने को मिलेगा, उसका सारा एक्सपोजर मिलेगा। तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस रेजिंग के लिए इन सब का एक्सपोजर विजिट हम लोग करवा रहे हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और समाचारों का रुख करेंगे। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी को लेकर आइए देखते हैं एक प्रोमो। आकांक्षी जिलों की बजट यात्रा का पहला पड़ाव है हमारा सोनभद्र जिला। जब बजट बढ़ता है, नई नई योजनाएं आती हैं जनपद की अकॉर्डिंग, तो निश्चित रूप से उस पर काम हुआ। आकांक्षी जनपद के कारण मिलने वाले सारी सुविधाएं हैं, ये हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। जनपद फतेहपुर के ललूली थाना क्षेत्र के सिधांव गांव के पास बांदा टांडा हाईवे पर रविवार देर शाम दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। जहां पर जाफरगंज क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि बांदा टांडा हाईवे पर बोलेरो और बाइक की भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और एक का इलाज चल रहा है। घटनास्थल से बोलेरो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है। मृतकों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। अभी 4 लोग आए हैं एक्सीडेंटल में, जिसमें से 3 लोग मृतक हैं और एक गंभीर उसकी चोटें लगी हैं, जिसका उपचार किया जा रहा है। बांदा सागर रोड पर सिधाव गांव के समीप मोटरसाइकिल और बोलेरो के मध्य एक्सीडेंट हो गया, जिसमें तत्काल थाना लरोली की फोर्स मौके पहुंचकर तत्काल सभी घायल लगभग 4 घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया, जिसमें इलाज के दौरान 3 लोगों की मृत्यु हो गई, एक का इलाज चल रहा है। मौके पर बोलेरो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है। आजमगढ़ में सड़क सुरक्षा यातायात माह के तहत रविवार को शहर में महिलाओं द्वारा जागरूकता स्कूटी रैली निकाली गई। पुलिस लाइन में इस रैली की शुरुआत को परिवहन और पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जहां स्कूटी रैली पुलिस लाइन से शुरू होकर विभिन्न स्थानों से होते हुए पुलिस लाइन पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के माध्यम से आधी आबादी ने लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया, जहां महिलाओं ने कहा कि सड़क पर सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी है कि हम यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करें, स्कूटी पर हेलमेट का
प्रयोग करें और 4 पहिया में सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। और अंत में एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का नई दिल्ली में आज से होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बड़े नेता लेंगे भाग। नेपाल के पोखरा में विमान हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। कहा प्रदेश में लाए जाएंगे दुर्घटना में दिवंगत भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर। वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा पर निकला गंगा विलास क्रूज। बिहार में बक्सर पहुंचा। पर्यटकों ने बक्सर के रामरेखा घाट सहित अन्य पर्यटन स्थलों का किया दीदार। और 2 दिन खिली धूप के बावजूद मौसम ने ली सर्द करवट। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद प्रदेश के मैदानी इलाकों में सुबह शाम सर्द हवाओं से बढ़ी गलन और ठंड। समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।